इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, क्या स्ट्रैटेजी, क्या रिसोर्सेज, कैसे तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो बात कर रही हूँ यहाँ पे जो स्टेट लेवल के पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम्स निकलते हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, आरपीएससी, एचपीएससी, जेकेपीएससी, इन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स निकलते हैं, है ना। तो बहुत सारे स्टेट्स में निकलते हैं और इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है नेट क्लियर। मतलब आपका अगर यूजीसी नेट क्लियर है तो आप इन एग्जाम्स में बैठ के इन एग्जाम्स को रिटर्न क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद रेगुलर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको मिलती है। और ये मुझे एक बहुत ही अच्छा वे लगता है क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, क्योंकि इसमें ये रहता है ना कि आप नेट क्लियर है तो एक एग्जाम में बैठिए और एक एग्जाम देकर उसको क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। अदरवाइज आपको बहुत सारे इंटरव्यूज एडहॉक बेसिस पर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कभी प्राइवेट कॉलेजेस, कभी यहाँ इंटरव्यू दिया, कभी एडहॉक पर, कभी कॉन्ट्रैक्ट पर, है ना। मतलब बहुत वेट करना पड़ता है कि जब कभी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट वाली निकलेगी तब भी वहां पे वो एपीआई का मैटर आ जाएगा, है ना। पीएचडी नहीं है तो एपीआई कम है ना। तो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रगलिंग फेस रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। बट अगर आप इन एग्जाम्स, पीएससी के एग्जाम्स के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो इससे रेगुलर पोस्ट आपको मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। और इसमें आपका टारगेट बेसिकली होता है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, जिनको अपनाकर, जिनको अपनी प्रिपरेशन में शामिल करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। सोच के देखिए ना एक बार कि नेट क्लियर है आपका, आप इन एग्जाम्स में बैठे, ये एग्जाम्स क्लियर हो गया, उसके बाद इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया, तो बस लाइफ सेट हो गई आपकी, है ना। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले। ये देखिए, ये यहाँ से आप सीधा मेरी ऐप को स्कैन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के तमाम कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के एपी के एग्जाम्स होते हैं, मैं यहाँ पे डेडिकेटेडली बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसमें अब जैसे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है आपका नेट, है ना। आपका नेट क्लियर आपने किया है, नेट क्लियर आपने किया है, सो दैट मीन्स आपको एक बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक्स की है, अच्छी नॉलेज है, बेसिक नहीं। अभी तो नेट का एग्जाम भी बहुत टफ आता है, तो एक अच्छी खासी नॉलेज आपको इकोनॉमिक्स की है, दैट मीन्स, है ना। तो अब आपको स्पेसिफिकली इसके लिए क्या पढ़ना है, एपी के एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, समझिए इस बात को। देखिए, दो तरह की चीजें हैं। एक तो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि थोड़ा एमपीपीएससी है ना, या आपका जेकेपीएससी भी है, या इस तरह के जिनका सिलेबस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है नेट के सिलेबस से, है ना। पर दूसरी तरफ जैसे आपका हो गया हरियाणा का पब्लिक सर्विस कमीशन का, आरपीएससी का भी काफी हद तक सिमिलर ही है नेट वाला। ऐसे एग्जाम जिनका सिलेबस नेट से ऑलमोस्ट सिमिलर है, एचपीएससी का तो पूरा कॉपी पेस्ट है नेट वाला, है ना। अब बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जिसका सिलेबस मोस्टली सिमिलर है नेट वाला, तो नेट का एग्जाम तो हमने क्लियर किया है, तो क्या इस एग्जाम के लिए फिर से वैसे ही पढ़े जैसे नेट के लिए पढ़ा था, है ना। तो मैं दोनों की स्ट्रैटेजीज आपको बताऊंगी। देखिए, जो तो ऐसे एग्जाम्स हैं जिनका सिलेबस नेट से, पहले तो आप ये देखिए कि जिनका सिलेबस नेट वाला नहीं है, नेट से अलग है, तो जो भी टॉपिक्स नेट से अलग हैं उनके आपको नोट्स अपने नेट वाले नोट्स में ऐड ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। नेट क्लियर करने के लिए अपने जो भी मटेरियल, जो भी तैयार किया था, रिसोर्सेज तैयार किए थे, नोट्स तैयार किए थे, उनमें आपको जो सिलेबस में अलग चीजें हैं उनके नोट्स भी ऐड ऑन करने पड़ेंगे, वो भी पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक। प्लस दूसरी चीज, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जो ऐसे एग्जाम्स हैं जो नेट के जितना सिलेबस जिनका सिमिलर है, आपके पास मतलब रिसोर्स है, आपके पास मटेरियल बना हुआ है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं उसके, तो तैयारी करनी थोड़ी इसमें इजी है कि आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज एक्स्ट्रा लगाने। देखिए, अब यहाँ पर भी कुछ चीजें ऐसे ऐसे एचपीएससी के एग्जाम में सब्जेक्टिव होते हैं, तो भाई यहाँ पर तो आपको फिर सारा सब्जेक्टिव पढ़ना, वे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव से पढ़ के काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव पढ़ने से सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सारा वो नेट वाला जो चीजें हैं, वो नेट वाले नोट्स आपके काम तो आ जाएंगे, पर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए काम आएंगे। जो दूसरा चरण सब्जेक्टिव एग्जाम का होगा उसके लिए आपको डिटेल्ड नोट्स फिर से चाहिए होंगे सारे,
है ना। तो सबसे पहला आपका टारगेट यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि रिसोर्स इकट्ठा करना, या जो भी आपके नोट्स हैं या जो आपका मटेरियल है वो इकट्ठा करना। सबसे पहला टारगेट आपका यहाँ पे ये है ना। कोई भी इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो अगर, है ना, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, नेट वाला है, जो एक्स्ट्रा एड ऑन टॉपिक है उनका एड ऑन कर लीजिए, है ना। तो वो तैयार करना। अब ये जो रिसोर्सेज है, ये नोट्स है, ये आप कैसे तैयार करेंगे? इसके दो तरीके हैं तैयार करने के। पहला तरीका ये है वीडियो लेक्चर्स, कि आप कोर्स ले रहे हो हमारे वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, उससे अपने नोट्स बना रहे हो। दूसरा तरीका है कि अगर आप नहीं वीडियो लेक्चर सुनना चाहते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक्स। अब ये जो टेक्स्ट बुक्स वाली चीजें हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है काफी। जैसे कि मान लो माइक्रो के लिए अलग टेक्स्ट बुक, मैक्रो के लिए, तो उसमें भी आपको टॉपिक्स ढूंढने पड़ेंगे कि सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स मुझे माइक्रो की इस बुक से मिल गए हैं, ये टॉपिक मुझे हाल वारियन से, ये टॉपिक निकलसन स्नाइडर से, ये टॉपिक एचएल हुजा से, वो भी ढूंढने पड़ेंगे। एक ही बुक में आपको सब चीज नहीं मिल जाएगी। यू हैव टू फाइंड दैट रिसोर्सेज, फाइंड दैट टॉपिक्स, उनको पढ़कर, समझकर, दिमाग में बिठाकर जो भूलने वाली चीजें हैं उनके नोट्स बनाओगे। एक ये वे है। पहले वाला वे क्या था? कानों में हेडफोन लगाए, लेक्चर सुने, सुनकर साथ में नोट्स बनाए। ठीक है। सो ये दो वेज हैं आपके पास, रिसोर्सेज के लिए, नोट्स के लिए, है ना। और सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी यही वे है सिमिलर। बस ये है कि अगर आप हमारे कोर्स वगैरह लेते हो तो सब्जेक्टिव के लिए हम आपको थोड़ा मटेरियल वगैरह अलग से प्रोवाइड कर देते हैं, लिख के आना जो आपको उसके लिए। बट जो आप हाथ से नोट्स बनाओगे दैट विल बी वेरी इफेक्टिव, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, चाहे आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है चाहे कोर्स ज्वाइन नहीं किया। नोट्स हमेशा अपने हाथ से बनाना, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम में। सब्जेक्टिव एग्जाम में भी हाथ से नोट्स आपके बन सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? आपको पूरा सारी चीज नहीं लिखनी नोट्स में होती। उसमें आपको जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपको पिन पॉइंट्स लिखने हैं कि सबसे पहले मुझे इस चीज की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन में जो भी कीवर्ड्स हैं जिनको पढ़कर आपको डेफिनेशन याद आ जाएगी, वो कीवर्ड्स लिख लो। फिर उसके बाद मुझे इसके डायग्राम बना के, थोड़ा सा डायग्राम बना लिया, इसका ये एक्सप्लेनेशन दिमाग में बैठा हुआ, एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन। इसके बाद मुझे इसमें ये कीवर्ड्स टारगेट करो कि मुझे ये लिख कर आना है इस क्वेश्चन में। तो सब्जेक्टिव एग्जाम के नोट्स भी बन सकते हैं। दिस इज बेस्ट वे टू मेक नोट्स फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम। मैं अपने मास्टर्स के सब्जेक्टिव एग्जाम के नोट्स ऐसे ही बनाती होती थी, है ना। ये थोड़ी है कि पूरा अगर एग्जाम में 6 पेजों का क्वेश्चन लिख कर आना, ये नहीं है कि उसके आप 6 पेजों के नोट्स बनाओगे उस टॉपिक, मतलब कितने नोट्स बना लोगे? कंज्यूमर बिहेवियर एक टॉपिक है, सब्जेक्टिव के लिए नोट्स बनाने, और वो तो खत्म ही नहीं होगा, कितना लिख लोगे, है ना। तो द बेस्ट वे टू टारगेट कीवर्ड्स फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम आल्सो। बस ये है कि ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा कम रहेगा आपका नोट्स, और सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा बढ़ जाएगा, उसका मटेरियल बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आप थोड़ा डायग्राम्स वगैरह का भी अपने मन को अपने मतलब याद करने के लिए, हिंट अपने आपको देने के लिए बनाओगे थोड़ा, ये डायग्राम मुझे ऐसे बनाकर आनी है, एक्सप्लेनेशन दिमाग में है अगर, तो लिखने की जरूरत नहीं। मतलब सिर्फ भूलने वाली चीजें वहां पे लिखनी है, जो आपको लगता है कि ये चीज मेरे दिमाग से निकल जाएगी, मुझे पढ़ने की जरूरत है, वो लिखनी है उसमें, है ना। जैसे कई डेफिनेशंस भूल जाती हैं, एग्जैक्ट पूरा डेफिनेशन अगर किसी इकोनॉमिस्ट की टर्म में ने दिया हुआ है ना, कि इस इकोनॉमिस्ट ने ये डेफिनेशन दिया, वो भूल जाता है, वो लिख लो, है ना। एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो चीजें हैं वो याद रहती हैं दिमाग में, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का मतलब क्या है, या क्या उसके पीछे की चीजें हैं, मतलब ये याद रहती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। लिखना वो है जो आपको लगता है कि ये भूल जा रहा है, मुझे ये चीज याद नहीं रहेगी। क्लियर? तो उस तरह से आप रिसोर्सेज इकट्ठा करिए अपने दोनों वे से, किसी भी एक वे में। फिर अब दूसरी चीज है, रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बाद, अब ये रिसोर्सेज जैसे मैंने कहा कि अगर आपने नेट वाले बनाए हुए हैं नोट्स, है ना, यू कैन यूज देम आल्सो, उनको भी साथ में यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐड ऑन कर लो साथ में उसके। तो अब दूसरी चीज यहाँ पे रहती है प्रीवियस। अब देखो ध्यान से एक बात समझो, पहले ये होता था कि ये माना जाता था कि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है ना, इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है एज अगेंस्ट की जो आपके सेंट्रल लेवल का नेट एग्जाम है, इसका डिफिकल्टी सबसे ज्यादा होता है। और मतलब बाप है ये सभी एग्जाम्स का, सभी टीचिंग एग्जाम्स का नेट एग्जाम को बाप कहा जाता है, कि सबसे ज्यादा टीचिंग में डिफिकल्ट एग्जाम नेट का ही होता है क्लियर करना, है ना। पर आज की डेट में ये जो आपके स्टेट लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, स्पेशली आरपीएससी, एचपीएससी, इनका डिफिकल्टी लेवल भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है, कम नहीं है इसका डिफिकल्टी लेवल, है ना।
तो अगर आप सोचो कि नेट से थोड़ा कम पढ़ ले, या नेट में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत, तो ये गलत है। ठीक है, नेट वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, प्लस जो भी सिलेबस में, नेट के सिलेबस के अलावा चीजें हैं, है ना, वो ऐड ऑन करनी है आपको अपने नोट्स में। ये नहीं है कि नेट में बहुत डिटेल में पढ़ा था, इसमें इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। बिकॉज इन एग्जाम्स में भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है पहले से बहुत। और जो चीज मैंने नेट के एग्जाम्स में देखी है कि सिलेबस में कहीं डायरेक्ट मेंशन भी नहीं होती वो चीजें, है ना, तब भी एग्जाम में क्वेश्चन उससे पूछा गया होता है, सेम ये चीजें आपकी इन एग्जाम्स में भी हैं कि सिलेबस में वो चीज मेंशन नहीं है डायरेक्ट। जैसे मान लो, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, जैसे मान लो इकोनोमेट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, वो इकोनोमेट्रिक्स के कुछ टॉपिक्स किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में मेंशन नहीं है, पर नेट के एग्जाम में थे, पर फिर भी उस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में वो इकोनोमेट्रिक्स के टॉपिक पूछे जा सकते हैं, बिकॉज वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है भाई नेट में तो ये पढ़कर आया था इकोनोमेट्रिक्स ना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो नेट वाला कुछ छोड़ना नहीं है आपको, प्लस सिर्फ एड ऑन करना है जो एक्स्ट्रा सिलेबस। ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि बच्चा नेट क्लियर करके आया, तो नेट वाला तो इसको आता है, इकोनोमेट्रिक्स इसमें नेट में सिलेबस में पड़ी हुई है, तो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं है, पर फिर भी ज्यादा डिटेल नहीं अगर इकोनोमेट्रिक्स, तो बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पता होनी चाहिए, है ना। मतलब जो टॉपिक्स आपके एपी के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है कहीं पर भी, उन टॉपिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन, बेसिक आइडिया, वो तो आपको कम से कम पता होना चाहिए ना। ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही छोड़ देना। नेट के सारे नोट्स को आपको रिवाइज करके जाने की जरूरत होती है एपी के एग्जाम्स देने के लिए भी। ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। बच्चा किसी वक्त बोलता है कि मैम हमारा जेकेपीएससी या फलाना पीजीटी ये एग्जाम है, इसमें अपने सिलेबस में तो कहीं भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में टर्म्स ऑफ ट्रेड का टॉपिक ही नहीं दिया होगा, पर आपने तो इसमें वीडियो डाली हुई है। मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि चाहे डायरेक्ट ये टी वाला टॉपिक नहीं है, पर इंटरनेशनल के दूसरे टॉपिक्स हैं जो इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, और नेट में भी ये टॉपिक है, तो यू मस्ट हैव टू स्टडी बेसिक थिंग्स अबाउट दैट टॉपिक। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज जरूरी है। अब दूसरी, मैंने जो प्रीवियस ईयर की बात कर रही थी कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट पूछे जा रहे हैं, लेवल अच्छा खासा उनका पूछा जा रहा है। अब इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको देखने। देखिए, अब कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे एचपीएससी का, इसमें ना प्रीवियस ईयर्स अवेलेबल ही नहीं है, मिलते नहीं है कहीं पर। चलो, अगर जैसे एचपीएससी एपी के नहीं मिल रहे, तो आप एचपीएससी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हैं, या नेट वाले प्रीवियस ईयर्स भी लगा सकते हैं। जिन एपी के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स नहीं मिलते, तो उनके लिए आप यूजीसी नेट वाले प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि कई क्वेश्चन में देखती हूँ बिल्कुल नेट वाले ना पुराने सालों के रिपीटेड क्वेश्चन एपी में आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसे ही। अभी किसी स्टेट का ना सेट का एग्जाम हुआ, आई थिंक वेस्ट बंगाल सेट का हुआ था, मैंने उसका क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे थे जो नेट के एग्जाम में 17-18 में पूछे गए थे। मतलब उन सालों में, पुराने थोड़े सालों में, 16, 17, 18, इन सालों में जो नेट में पूछे गए थे, वो मैंने वेस्ट बंगाल सेट में सेम कॉपी पेस्ट वो क्वेश्चन देखे। दैट मीन्स अगर उस स्टेट के एपी के प्रीवियस ईयर्स अवेलेबल नहीं है, या मैं तो कहती हूँ अगर है भी आपके पास टाइम है, तो फिर भी आप नेट वाले प्रीवियस ईयर करके जरूर जाना। ठीक है, 16-17 से लेके अब तक के प्रीवियस ईयर्स नेट वाले कर लोगे, उससे आपको इन एग्जाम्स में 100% हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, वेस्ट नहीं जाएगी वो मेहनत आपकी। ठीक है, अब ये करने हैं प्रैक्टिस, और इनको प्रैक्टिस कैसे करना है? एवरी ऑप्शन, each and every option you have to understand। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर 10 प्रीवियस ईयर्स कर रहे हो, हर प्रीवियस ईयर के 4 ऑप्शंस हैं, दैट मींस आपके 40 कंसेप्ट उससे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये वाली पीवाईक्यू सॉल्व करने की ये स्ट्रैटेजी अगर आप अपना लेते हो ना, तो डेफिनेटली आई कैन से स्कोर आपका बूस्ट होना ही होना है, अच्छे नंबरों से पास आपको होना ही होना है। तीसरी चीज, ये भी कर लिया, अभी कर लिया। तीसरी चीज आती है आपकी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह, वो आपने लगाने। चौथी चीज यहाँ पे आती है रिवीजन। अब ये जो रिवीजन है, ये 2 चीजों की रिवीजन होगी। किसकी रिवीजन होगी? पहली वो चीज की रिवीजन जो यहाँ पे आपने रिसोर्सेज इकट्ठे किए थे, नोट्स इकट्ठे किए थे, पहली इस चीज की रिवीजन। दूसरी किस चीज की रिवीजन होगी? यहाँ पे जो आपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस की थी, उसमें भी कुछ नए कंसेप्ट आपको मिले होंगे जो शायद आपने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किए थे, या यहाँ पे अपने नोट्स में शामिल नहीं किए थे, या हो सकता है वो टॉपिक ही नहीं पढ़े थे आपने, है ना, पर प्रीवियस ईयर्स में वो है, आपने वो कंसेप्ट समझे हैं।
है ना, समझकर कहीं ना कहीं उसको नोट भी किया, अपने नोट्स में ऐड ऑन किए, ये चीजें भी यहाँ पे रिवीजन करोगे। पीवाईक्यूज से बने हुए नोट्स, और पीवाईक्यूज से तो ना मेरे ज्यादा ही नोट्स बन जाते हैं, बहुत नोट्स बन जाते हैं पीवाईक्यूज। अगर आप, जब मैं नेट की तैयारी करती थी, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करोगे ना, बड़े लंबे चौड़े नोट्स उसके भी बन जाएंगे आपके, इतने नहीं हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे नोट्स अच्छे से अगर करोगे तो, 17-18 से लेके अब तक के। तो बहुत चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जो आपको लगेगा कि भाई शायद ये पूछ ले, ये चीज थोड़ी नई है, पूछ सकते हैं, नोट डाउन कर लो। तो वो चीज भी आपको यहाँ पे रिवीजन करनी है। सो दोनों चीजों की रिवीजन, तब जाके आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। ठीक है, सो दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। बाकी इसमें काफी सारी और चीजें हैं, रेलिवेंसी, कि किस टॉपिक को कितना पढ़ने की जरूरत है। कई ऐसे टॉपिक्स हैं, हाँ ठीक है, कि हम नेट में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर वो सिलेबस में नहीं है तो उनको इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ऊपर ऊपर से पढ़ कर चल सकता है उन टॉपिक्स को, है ना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं लर्नर्स को पता नहीं चलती, रेलिवेंसी के कितना पढ़ना है, किसको किसको हम छोड़ सकते हैं कि गुजारा चल जाएगा, किसको कितना पढ़ना है ना। तो ये चीजें थोड़ी आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप खुद देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये हमारा HPSC का कोर्स है, इसमें हमने सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पूरी अच्छे से क्लासेस लगाई हुई हैं, मटेरियल वगैरह, फिर मॉडल आंसर्स वगैरह लिखना कैसे है एग्जाम में, वो भी प्रोवाइड करते हैं आपको। ये JKPSC लेक्चरर इकोनॉमिक्स का कोर्स है, इसमें जो आपको UGC नेट वाला सेम सिलेबस है वो तो इसमें सेम ही रहेगा, प्लस जो इसमें अलग है सिलेबस JKPS, जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी में भी बताया, जो अलग है उसकी इसमें अलग से क्लासेस लगी हैं। फिर ये आपका RPSC फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का, ये इसकी सिर्फ टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकॉर्डेड बैच हमारे पास अवेलेबल है, इसमें पूरा पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स, आपको MP इकोनॉमी सब चीजें एवरीथिंग कवर करवाया गया है। ठीक है जी, तो ये नेट वाले कोर्सेज हैं सारे। ठीक है जी, तो यही स्ट्रैटेजी थी मैंने जो आपको बताई है चीज़ें, होपफुली ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।